कभी सोचा है कि जब कोई मामूली सी बात दिमाग में आकर इतनी बड़ी हो जाती है कि बस हर समय वही घूमती रहती है? यही होता है ओवरथिंकिंग। छोटी छोटी चीजों पर घंटों सोचना, नए नए सिनारियोज बनाना और हर संभावित परिणाम को लेकर परेशान होना, इससे कुछ हल तो नहीं निकलता, उल्टा हम खुद ही उलझ जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका दिमाग ऐसे ही इधर उधर दौड़ता रहता है, तो आज हम इस चक्रव्यूह से निकलने का तरीका ढूंढने वाले हैं। ओवरथिंकिंग को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आज हम बात करेंगे स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब की, जिसे निक ट्रेंटन ने लिखा है। इस किताब में वो तरीके बताए गए हैं जिनसे आप अपनी चिंता को कम करके अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं। अब सोचिए, एक भटकता हुआ दिमाग हमेशा परेशान ही रहता है। अगर आप बीती बातों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता इतनी करते हैं कि आज के छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते, तो शायद आप भी ओवरथिंकिंग के जाल में फंसे हैं। हम में से कई लोग ओवरथिंकिंग को एक आदत बना चुके हैं। लगता है कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही समाधान मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि यह हमें और उलझा देता है। इसका समाधान, अपनी चिंता की जड़ तक पहुंचना, और यही आप इस समरी में सीखने वाले हैं। हमने इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें 7 चैप्टर्स में सरल तरीके से समझाई हैं। तो तैयार हो जाइए ओवरथिंकिंग को मात देने के लिए। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग रोकने के तरीके। तरीका 1, 5 4 3 2 1। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग इतना दौड़ने लगे कि आप कुछ समझ ही न पाएं? ऐसे समय में 5 4 3 2 1 तरीका आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। यह तकनीक इतनी इफेक्टिव है कि डॉक्टर भी इसे अपने मरीजों को घबराहट से निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे आजमाना बेहद आसान है, बस 5 से 1 तक उल्टी गिनती करनी है। अब कैसे करना है? 5 पर अपने आसपास की 5 चीजों को ध्यान से देखिए। 4 पर 4 अलग अलग साउंड्स को सुनिए। 3 पर 3 चीजों को महसूस करें। 2 पर 2 अलग अलग स्मेल्स को पहचानें। और 1 पर अपने मुंह में किसी एक स्वाद पर ध्यान दें। इससे आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और आप फिर से कंट्रोल में महसूस करने लगते हैं। सोचिए कि आपकी कॉन्शियसनेस एक गेंद है जो आपके शरीर के अंदर और बाहर घूमती रहती है। जब आप विचारों में खोए रहते हैं, तो ये गेंद आपके दिमाग के अंदर पिनबॉल की तरह इधर उधर उछलती रहती है। क्या होगा अगर ऐसा होता, या क्या होता अगर मैंने ऐसा किया होता, इन सारे सवालों में फंस जाती है। यही ओवरथिंकिंग का असली खेल है। लेकिन जब आप एक पल के लिए अपने आसपास की किसी चीज, जैसे आपके पास रखे लकड़ी के डेस्क की लाइंस या रंग को ध्यान से देख लेते हैं, तो आपकी जागरूकता की गेंद दिमाग छोड़कर उस चीज पर टिक जाती है। यही 5 4 3 2 1 तरीका है आपकी गेंद को दिमाग से बाहर निकालना, ताकि आप चिंता से राहत पा सकें और खुद पर दोबारा काबू महसूस कर सकें। तरीका 2, काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट। हर बार जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं एक कमजोर आस्था छिपी होती है। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन से पहले बहुत सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अंदर से यह मान रहे हैं कि आप पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं। अब इसे बदलने का तरीका जानना है? तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले खुद से यह पूछें, मैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में या भविष्य के बारे में क्या मान रहा हूं? यह आपकी आस्था को क्लियर करेगा। अब उस कमजोर आस्था को पलटें। अगर आप मानते हैं मैं तैयार नहीं हूं, तो इसका उल्टा होगा, मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तरह तैयार हूं। कम से कम 60 सेकंड तक ऐसे रहें जैसे ये उल्टी आस्था सही है। 1 मिनट के लिए विश्वास करें कि आप प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब अपने दिमाग में वो पल ढूंढें जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया हो। इससे आपका नया विश्वास मजबूत होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बस इस तरह से आप ओवरथिंकिंग को काबू में ला सकते हैं। जब आप किसी प्रतिविश्वास का समर्थन करने के लिए सबूत ढूंढते हैं, तो अपने अडिग विश्वास पर डाउट करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी चिंता को कम करता है और आपके अत्यधिक सोच वाले दिमाग को शांत करता है। तरीका 3, चिंता निलंबन। लेखक का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है चिंता से निपटने का। जब काम पर ध्यान नहीं लग पाता या अपनों के साथ वक्त एंजॉय करने में मुश्किल होती है,
वो बस अपने फोन का साइड बटन दबाते हैं और बोलते हैं, हे गूगल, रात 8 बजे चिंता करने का टाइम सेट कर दो, और अक्सर जब 8 बजता है तो उन्हें याद भी नहीं रहता कि वो किस बात को लेकर परेशान थे। सच तो ये है कि हमारी चिंताएं बस थोड़ी अटेंशन चाहती हैं। जब आप अपनी चिंता के लिए एक निर्धारित टाइम बना लेते हैं तो आप उसे एक्नॉलेज करते हैं और इस तरह चिंता को सिर्फ एक छोटे समय के हिस्से तक सीमित रखते हैं ताकि ये पूरे दिन पर हावी न हो। चिंता को टालने से एंजाइटी साइकिल को रोकने का यह एक आसान और असरदार तरीका है। हम चिंता को पूरी तरह से मिटा तो नहीं सकते, लेकिन उसे सीमित और मैनेजेबल जरूर बना सकते हैं। चैप्टर 2, ज्यादा सोचने का मतलब अत्यधिक सोच नहीं है। चलो जेम्स की कहानी पर एक नजर डालते हैं। जेम्स एक समझदार, दयालु और आत्मजागरूक युवक है, लेकिन वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। आज उसे अपने कंधे पर एक गांठ दिखी और वो तुरंत ही हेल्थ को लेकर परेशान हो गया। जेम्स ने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया, इलाज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा पढ़ा उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद उसने खुद से कहा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। उसने स्वास्थ्य पर चिंता करना छोड़ दिया, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये सवाल उठने लगे, मुझे इलाज की जरूरत है, पर किस तरह का? अब उसका दिमाग उसे शांत करने के बजाय इंटरनल डिबेट में फंसा देता है। वो खुद से सवाल करता है, जवाब ढूंढने की कोशिश करता है और खुद के साथ ही बहस करने लगता है। धीरे धीरे एक छोटी सी परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो पुरानी यादों, डर और अनुभवों के जाल में उलझ जाता है। यही तो ओवरथिंकिंग का खेल है, छोटी सी बात से शुरू होकर बड़ी बड़ी चिंताओं का पहाड़ बना लेना। वह हैरानी से सोचते हैं, क्या मुझे चिंता के कारण पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा? जिस पल उनके मन में यह विचार आता है, उनका दिमाग उस समय के लाखों उदाहरणों से भर जाता है जब लोगों ने उसे इससे जुड़ी किसी कमी के बारे में कहा था। फिर वह अपनी सभी कमियों पर एक लेंस लगाते हैं और उनमें से हर एक को अपने दिमाग में घुमाना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वह ऐसा क्यों है। इसके बाद उन्हें निराशा का एहसास होता है कि वह अपनी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अच्छी तरह निर्णय भी नहीं ले रहे और फिर से तुरंत उदास महसूस करते हुए नकारात्मक सेल्फ टॉकिंग के तूफान में डूब जाते हैं, जहां वह खुद से बार बार कहते हैं कि ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। आप देख पा रहे होंगे कि यह मेंटल स्ट्रगल कहां से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सिर्फ इससे हुई थी कि उनके कंधे पर एक छोटी सी गांठ थी। ज्यादातर लोग इसी तरह की तनावपूर्ण दुनिया में रहते हैं। अत्यधिक सोच तब होती है जब आपके विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जीवन और अपने आप को एंडलेस एनालिसिस करने का परिणाम आमतौर पर अनवांटेड, अनस्टॉपेबल और सेल्फ डिफीटिंग होता है। आमतौर पर हमारा दिमाग हमें समस्याओं को सुलझाने और चीजों को ज्यादा क्लियरली समझने में मदद करता है, लेकिन ज्यादा सोचने से इसका उल्टा भी होता है। चाहे आप इसे चिंता की बजाय पैशन कहें, लेकिन ओवरथिंकिंग किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करती। ओवरथिंकिंग खुद बढ़ती जाती है, जिससे बेकार के ख्याल आने लगते हैं। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आप अक्सर अपने विचारों के बारे में पल पल सोचते रहते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अपने विचारों के बारे में सोचते हुए अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ विचार आपको पसंद नहीं है। आपके लिए सोचना अक्सर प्रतिस्पर्धी संघर्ष जैसा लगता है। आप अक्सर अपने विचारों पर सवाल उठाते हैं, शक करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। मुश्किलों में आप अक्सर अपने आप को और अपने विचारों को समस्या का सोर्स मान लेते हैं। आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है और अक्सर आप जो विकल्प चुनते हैं उस पर शक करते हैं। आप खुद को बार बार नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ मानते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी विचार पर बार बार लौटने से खुद को नहीं रोक सकते, भले ही वह ऐसा हो जिसके बारे में असल जिंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि इनमें में से कुछ निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटीज हैं। ज्यादा जागरूकता से सोचने की शक्ति विकसित होती है। अपनी रनिंग थिंकिंग पर सवाल उठाने से आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। सोच एक अमेजिंग गिफ्ट है। हमारी अपनी सोच को रोकने, विश्लेषण करने और पूछताछ करने की क्षमता यकीनन मानवता की सबसे बड़ी क्वालिटी है और हमारी कई सफलताओं का कारण है। सोचना कुछ बुरा नहीं है।
हमारा दिमाग इसके लिए भगवान से मिला एक अनोखा टूल है, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो इसकी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। चैप्टर 3, तनाव की वजह। तनाव के आमतौर पर यह कारण होते हैं। लोग अक्सर पैसे, काम, परिवार, संबंध, बढ़ती उम्र या तनावपूर्ण लाइफ इंसिडेंट्स के कारण परेशान रहते हैं। बाहर किसी के पास अच्छी मटेरियलिस्टिक चीज देखकर उसे पाने की इच्छा में तनाव होना, काम का प्रेशर, बच्चों की डिमांड और संबंधों में इमोशनल स्पार्क न होना, नकारात्मक खबर सुनना। पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, सकारात्मक पॉलिटिक्स और नकारात्मक। सकारात्मक जिसमें देश की तरक्की की बातें होती हैं और नकारात्मक जिसमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बातें होती हैं। नकारात्मक पॉलिटिक्स पर बातें करने से तनाव बढ़ता है। नींद की कमी और बहुत ज्यादा जंक फूड खाना। वह दर्दनाक यादें जो अतीत में आपके साथ हुई उन्हें याद करना। आपका कम बैंक बैलेंस। इसके अलावा जिस माहौल में आप ज्यादातर समय बिताते हैं वह भी दिमाग पर काफी असर डालता है, जैसे आपके घर और ऑफिस का माहौल। इसलिए आपने तनाव को दूर करने के लिए सलाह के रूप में आपने सुना होगा कि अपना कमरा साफ रखें। अनऑर्गेनाइज्ड माहौल, चाहे वह घर पर हो या ऑफिस में, आमतौर पर चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यह अवचेतन आपके दिमाग पर प्रभाव डालता है। लाइट की क्वालिटी, आपके कांटेक्ट में आने वाली स्मेल और आवाज, दीवारों के रंग और आपके साथ इन जगहों पर रहने वाले लोग, इन जैसी चीजें तनाव और खुशी के लेवल को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग के परिणाम। क्या आपको जेम्स याद है? हमने सिर्फ कुछ समय के लिए उसके दिमाग पर एक नजर डाली, लेकिन कल्पना कीजिए कि वह 24/7 ऐसा करता है। हालांकि हम जानते हैं कि यह फायदेमंद नहीं है, फिर भी ज्यादातर लोग चिंता और ओवरथिंकिंग को नुकसानदायक नहीं मानते। वह सोचते हैं कि चिंता भी सिर्फ एक विचार है, जबकि ऐसा नहीं है। चिंता एक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल और यहां तक कि स्पिरिचुअल घटना है। लाइफ का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पर ओवरथिंकिंग का असर न होता हो। जब आपको खतरा महसूस होता है तो आपका HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रेनल एक्टिव हो जाता है। आपका दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन ट्रिगर करता है ताकि शरीर पर प्रभाव पड़े और आप खतरे से लड़ने या बचने के लिए तैयार हो जाए। फिजिकल इफेक्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से शरीर पर खराब असर होता है, जैसे तेज सिरदर्द, नोसिया, मसल टेंशन, थकान, ड्राई माउथ, चक्कर आना, ब्रीदिंग रेट का बढ़ जाना, मसल्स पेन, कांपना, पसीना आना, डाइजेशन में परेशानी, इम्यून सिस्टम और मेमोरी पावर का कमजोर होना। हमारे शरीर को ज्यादा तनाव को सिर्फ कुछ समय तक सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस, हार्ट की बीमारी, नींद में कमी, हार्मोनल डिसरेगुलेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर थकावट, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, मोटिवेशन की कमी, सेक्सुअल डिजायर और भूख में बदलाव, बुरे सपने, डिप्रेशन, नियंत्रण से बाहर महसूस करना और जीवन के लिए डिसइंटरेस्ट होने लगता है। इसके अलावा टेंशन, नकारात्मक सोच, घातक सेल्फ टॉक को मजबूत करती है और हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर करीबी संबंधों को निभाने में दिलचस्पी की कमी होना, काम पर खराब प्रदर्शन, दूसरों के लिए चिड़चिड़ापन, सार्वजनिक रूप से लोगों से इंटरैक्ट न करना और नशे की लत या नुकसानदायक गतिविधियां में शामिल होने जैसी परेशानी होने लगती है। जो इंसान लगातार तनाव में रहता है वह जीवन में मीनिंग और खुशी को खोना शुरू कर देता है, इसके लिए प्लान बनाना बंद कर देता है, दूसरों के चैरिटी वाले काम नहीं कर पाता है और सबसे जरूरी, जीवन के लिए अपना जीने का मोटिवेशन खो देता है। अगर आप लगातार ज्यादा सोचते हैं तो आपके शरीर में कोर्टिसोल और दूसरे तनाव हार्मोन बढ़कर आपको परेशान करने लगेंगे और आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने लगेंगे, जिससे तनाव बढ़ सकता है और आपके अपने और अपने जीवन के बारे में महसूस करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। तब आप अपने लिए गलत विकल्प चुन सकते हैं, जैसे देर तक जागना, खराब खाना खाना या चुप रहना। जब हम अत्यधिक सोचते हैं तो मामूली चिंता को ज्यादा नकारात्मक बना देते हैं। इससे चिंता के जाल में फंस जाते हैं और एक बुरी आदत को मजबूत कर लेते हैं, जिसका जीवन, दिमाग, शरीर और आत्मा के हर पहलू पर खराब असर पड़ता है।
हम सभी के सोचने और उसे एनालिसिस करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस पहलू पर हमारा सबसे ज्यादा नियंत्रित है वह यह है कि हम अपने अनुभवों को एनालिसिस कैसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के साथ आप भी अपने दिमाग को अपने पक्ष में काम करने, चीजों को अलग ढंग से देखने और लगातार चिंता का विरोध करने के लिए तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 5, तनाव प्रबंधक के 4 एस। ओवरथिंकिंग के तूफान में यह मेथड्स एक जीवन सेफ्टी बोट की तरह है। यह मेथड्स हैं अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट और अडैप्ट। जीवन के हर तनाव से डील करने में यही 4 मेथड्स काम आते हैं। अवॉइड तो सबसे पहली चीज है अवॉइड। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं जिनसे आप आसानी से दूर नहीं जा सकते हैं। हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी शर्तों को प्रबंध कर सकते हैं ताकि आपको तनावपूर्ण माहौल में या तनावपूर्ण लोगों के साथ न रहना पड़े। इस बारे में सोचें कि आपके आसपास के माहौल में आप किससे तनावपूर्ण हो रहे हैं और आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या पूरी तरह दूर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इस तरह कर सकते हैं। मान लें सैटरडे को रिटेल आउटलेट में बहुत भीड़ होती है, तो आप अपनी शॉपिंग के समय को कम भीड़ वाले समय के लिए रीस्केड्यूल कर सकते हैं ताकि आप अपनी वीकली शॉपिंग सबसे शांत समय पर कर सकें। इस तरह अगर आप इसे टाल देते हैं तो बिजी सुपरमार्केट के तनाव को नियंत्रित करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक इसी तरह आप तनावपूर्ण लोगों से भी बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जब आपकी फैमिली हॉलिडेज के समय आपके साथ रहने आती हैं तो आपका तनाव बढ़ जाता है, तो उन्हें पास के किसी रूम में ठहराने का तरीका ढूंढें या ऐसी किसी भी गतिविधि की प्लानिंग करने से बचें जहां आप घंटों एक कमरे में एक साथ अकेले हों और आपके पास एक दूसरे को तनाव देने के अलावा कोई काम न हो। जब आप तनाव से बचते हैं तो जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे होते या असल समस्याओं से इनकार नहीं कर रहे होते। आप बस उस तनाव को नहीं कहना सीख रहे हैं जो अनावश्यक और नुकसानदायक है। आप उन स्थितियों और लोगों को हमेशा ना कह सकते हैं जो आपके रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। वे रिसोर्सेज मेंटल एनर्जी, अटेंशन, पैसे और आपका समय हो सकते हैं। अगर जीवन में कोई चीज आपका सारा समय बर्बाद कर रही है तो उसे नो कहने से रुके नहीं। ऑल्टर, अपना वर्क स्केड्यूल देखें और उन 2 या 3 चीजों से छुटकारा पाएं जो बहुत जरूरी नहीं है। इसके लिए वह काम किसी और को सौंपें या किसी और को जिम्मेदारी लेने दें। तो अगली बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करें तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इस पूरी चीज से बच सकता हूं? अगर आप कर सकते हैं तो करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति को बदलने के तरीके ढूंढें। आपके पास हमेशा दूसरों से अपना व्यवहार बदलने के लिए कहने का विकल्प होता है। उदाहरण के लिए, अगर बाबा आपके बाल आपके अनुसार नहीं काट रहा तो उन्हें ठीक से काटने के लिए कहें। चुपचाप परेशानी को सहने के बजाय अपनी जरूरतों और अनुभूतियों को सीधे कम्युनिकेट करें। अगर आप अपने दोस्त को साफ साफ यह नहीं बताते हैं कि उसके बेवकूफी वाले चुटकुले आपको ठेस पहुंचाते हैं, तो चुपचाप बैठकर उसे सुनने की बजाय उसे यह बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं और उसे रुकने के लिए कहें। हम जीवन में हर तनाव से बच नहीं सकते हैं, लेकिन ये घटनाएं कैसे होते हैं इसमें हमारा ही योगदान होता है। स्ट्रेस कम करने के लिए लोगों से बात करें। इसके अलावा अगर आप उस स्थिति को टाल नहीं सकते तो उस समय को पास करते हुए तनाव टालने का तरीका अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर सैटरडे को ही स्टोर पर जा सकते हैं, उसके अलावा समय नहीं मिल पाता, तो अपने फोन पर हमारी ऑडियो बुक चलाएं और शॉपिंग करते समय इसे सुनें। अगर आप किसी बोरिंग पार्टी में जाने को टाल नहीं सकते तो जाएं, लेकिन शुरुआत में क्लियरली कह दें, दुर्भाग्यवश मुझे 1 घंटे में जाना होगा। इस तरह जिस तनाव से आप बच नहीं सकते तो अपने आप से पूछें कि आप इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपका जवाब ज्यादातर ना है तो आपको एक कदम आगे बढ़कर इसे स्वीकार करने की जरूरत होगी। एक्सेप्ट, सबसे पहले अगर आप किसी चीज को नापसंद करते हैं तो इस बारे में क्लियर रहें। स्वीकारना का मतलब यह दिखावा करना नहीं है कि आप वैसा महसूस नहीं करते जैसा आप सच महसूस कर रहे हैं, बल्कि वही दिखाना है जो आप सच में महसूस कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपके पार्टनर ने रिसेंटली मैसेज के द्वारा आपसे संबंध तोड़ लिया है और आप उसके इस निर्णय के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते,
तो अपनी अनुभूति को शेयर करने के लिए किसी दोस्त को फोन करके स्थिति को स्वीकार करने पर काम कर सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी है जिसमें आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो एक्सेप्ट करके माफ कर दें। याद रखें कि माफ करना एक ऐसी चीज है जो आप अपने लिए करते हैं, न कि दूसरे इंसान के लिए। जब आप माफ करते हैं तो आप दूसरे इंसान पर नाराजगी जताने और उसे ब्लेम करने के तनाव और बर्बाद होने वाली ऊर्जा से खुद को आजाद कर रहे होते हैं। कभी कभी हम खुद बाहरी स्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उस समय आप यह देख सकते हैं कि अंदर से उनके बारे में कैसे बात करनी है और सकारात्मक लहजे का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय मैं अपने एग्जाम्स में फेल हो गया और अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद कर दिया, मैंने भी बहुत मेहनत की इसके बावजूद पास नहीं हुआ, मैं कितना बेवकूफ हूं, आप कह सकते हैं मैंने गलती की है और मैं इससे खुश नहीं हूं। लेकिन यह एक घटना मुझे परिभाषित नहीं करता। मैं इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा और अगली बार बेहतर प्रदर्शित करूंगा। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ उससे हम सहमत करते हैं या आपको यह पसंद है और इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम उस चीज को शांति से स्वीकार करते हैं जिसे आप हकीकत में नहीं बदल सकते, इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। अडैप्ट। लॉन्ग टर्म में अगर आप कस्टमाइजेशन कर सकें तो तनाव को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। कस्टमाइजेशन का मतलब है आपके दुनिया को देखने के नजरिए, आपके लक्ष्यों, आपके बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस में जरूरत के अनुसार बदलाव करना। किसी ऐसे इंसान की तरह न बने जो परफेक्शनिस्ट मानसिकता का है और हमेशा परफेक्शन के चक्कर में इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि वह अक्सर भी अपने तय किए हुए स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाता। तो तनाव को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि वे सुपरमैन बनने का रास्ता ढूंढें, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें ताकि उसकी नई एक्सपेक्टेशंस ज्यादा सूटेबल और हकीकत के अनुसार हो। स्ट्रेस को अपनाने का मतलब है कि आप जिंदगी का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए खुद को बदल लें। इसके लिए होपलेस विचारों में शामिल होने से इनकार कर दें और जानबूझकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनने की अभ्यास करें। इस तरह सिर्फ नजरिए बदलने से आप अक्सर अपने मानसिकता को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे परेशानी में भी मौके नजर आने लगते हैं। क्योंकि जब हम तनाव फ्रेंडली हो जाते हैं तो खुद को मजबूत बनाने के तरीके ढूंढते हैं। इसके लिए हर दिन उन सभी अमेजिंग चीजों की थैंक यू लिस्ट बनाने की आदत डालें जो आपको असल जिंदगी में मिली है। इसके अलावा अफर्मेशन करें कि आप मजबूत हैं और विपरीत परिस्थितियों से डील कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की शक्तिशाली अप्रोच, विचारों और मोटिवेशन है तो आप कॉन्फिडेंस से स्थितियों का सामना कर सकते हैं और इस मानसिकता के साथ जीने से पर्सनालिटी बेहतर बनती है। तो ये हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स। जब आप खुद को तनाव में महसूस करें तो रुकें और उसे देखें। स्थिति चाहे कितनी भी तनावपूर्ण हो, आपके लिए सक्रिय इसे डील करने का तरीका हमेशा मौजूद होता है। आप तनाव के सामने हेल्पलेस नहीं हैं, आपके पास टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। उदाहरण के लिए, वर्क प्लेस पर कोई कोलीग आपको हर दिन तनाव देता है, तो चुप रहने के बजाय रुकें और पूछें कि क्या आप कोलीग से बच सकते हैं। कैफेटेरिया में उनसे मिलने से बचने के लिए अलग समय पर लंच करें या फिजिकली उनसे दूर बैठें। लेकिन मान लीजिए कि आप वीकली मीटिंग्स में उनका सामना करने से बच नहीं पाते, यहीं पर वे अक्सर आपको परेशान करते हैं या आपके आइडियाज चुरा लेते हैं, तो आप स्थिति को बदलने के तरीकों के बारे सोचें, जैसे आप मीटिंग से जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप अपने कोलीग से पर्सनली बात करें और अपनी चिंताओं को शेयर करें कि मैं आपके इस व्यवहार से मीटिंग में अनकंफर्टेबल महसूस करता हूं। जब आप मुझे रोकते हैं तो लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। अगली बार मीटिंग में आप अपने आइडियाज शेयर करें और कृपया मुझसे थोड़ा सीमा में रहें। अगर इनमें से कुछ भी हकीकत में संभव नहीं है तो स्थिति को स्वीकार करें। किसी करीबी दोस्त से अपनी निराशा के बारे में बात करें या अपने आप को यह हकीकत समझाएं कि उस कोलीग का नेचर ही ऐसा है, वह सभी को परेशान करता है, इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से न लें। अंत में, आप ज्यादा आत्मविश्वासी और आउटस्पोकन व्यक्ति बनने पर काम करके उसे काबू कर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि मीटिंग में आपको भी बोलने का उतना ही हक है जितना किसी और को, तो आप आत्मविश्वास से कहें कि मैं अभी बोल रहा हूं, कृपया आप बाद में अपनी बात कह लेना और जारी रखें।
इससे आप ओवरथिंकिंग को रोक सकते हैं। चैप्टर 6, तनाव डायरीज और जर्नल्स का इस्तेमाल करें। अपने रोजमर्रा के अनुभवों में ज्यादा जागरूकता लाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे लिख लेना। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो दिमाग में एक साथ लाखों चीजें चलती रहती हैं और समझना मुश्किल हो जाता है कि असली चिंता क्या है। यही तनाव डायरी आपकी मदद कर सकती है। यह आपके ट्रिगर्स और उनकी वजह से होने वाले रिएक्शंस को साफ तरीके से सामने लाती है, जिससे आप अपने तनाव को बेहतर तरीके से मैनेज करना शुरू कर सकते हैं। तनाव डायरी एक रिटन रिकॉर्ड है जो आपको तनाव को समझने और उससे निपटने में मदद करती है। जिंदगी में कुछ तनाव जरूरी होता है, लेकिन कुछ से छुटकारा पाना भी उतना ही अहम है। यह डायरी आपको ये पहचानने में मदद करेगी कि कौन सा तनाव सही है और कौन सा आपके लिए नुकसानदायक है। हर एंट्री में समय और तारीख जरूर लिखें। अपने तनाव के स्तर को 1 से 10 तक रेट करें। 1 यानी कोई तनाव नहीं और 10 मतलब बहुत ज्यादा तनाव। अपने फिजिकल सिम्टम्स भी नोट करें, जैसे सिर दर्द, दिल की धड़कन तेज होना वगैरह। फिर ये भी लिखें कि आपने इस तनाव से कैसे निपटा और उसका क्या नतीजा रहा। इस तरीके से आप अपने तनाव के ट्रिगर्स को पहचान पाएंगे और उनसे बेहतर तरीके से निपटने के कदम उठा पाएंगे। उदाहरण के लिए 4 फरवरी सुबह के 9:15 बजे पिता के कंधे की सर्जरी के बारे में एक तनावपूर्ण मैसेज प्राप्त हुआ। यह देखकर थोड़ा थोड़ा थका हुआ महसूस होने लगा। पेट में अजीब सा महसूस होने लगा। काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होने लगी। आपको लगता है कि ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपको उनके साथ कुछ बुरा न हो जाए, इसकी चिंता है। इसलिए आप मैसेज का रिप्लाई देने से बच रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। हर बार जब आपको अपना मूड बदलता हुआ महसूस हो या जब काफी तनाव हो तो कहीं लिख लें। कुछ दिनों या 1 हफ्ते बाद उस डायरी को लें, फिर उसे विश्लेषित करते हुए तनाव पैटर्न को ढूंढें। जैसे तनाव के सबसे कॉमन कारण क्या हैं, यानी आमतौर पर तनाव में अचानक मूड बदलने से पहले क्या होता है, और इन घटनाओं ने पिछले दिनों आपकी उत्पादकता को कैसे प्रभावित किया। आपने इन घटनाओं पर इमोशनली और प्रैक्टिकली कैसे प्रतिक्रिया दिया, और क्या आप जागरूक हैं? क्या आप तनाव के ऐसे लेवल्स की पहचान कर पा रहे हैं जो आपकी उत्पादकता के लिए आरामदायक और फायदेमंद हो? जब आप इस तरह अपनी तनाव डायरी को एनालाइज करते हैं तो रियल डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल बदलाव करने में मदद कर सकते हैं। आप कुछ बदलावों के बारे में हैरान होने लगेंगे और तुरंत बदलाव करने में सक्षम होंगे। आपको हमेशा तनाव डायरी रखने की जरूरत नहीं है। हकीकत में कुछ हफ्तों तक इसका इस्तेमाल करने के बाद प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है और आप इस चीज की ज्यादा जागरूकता विकसित करने लगते हैं कि कारण क्या है और उसे ठीक करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। एक बार जब आप अपने जीवन में तनाव के असल कारणों को समझ लेते हैं तो ठीक करने के लिए 4S टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तनाव को कम करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल या स्केड्यूल को संगठित करें। अगर आप देखते हैं कि आपका सारा तनाव एक ही इंसान से आ रहा है तो आप उससे रिलेशन के चारों तरफ कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि गुस्सा करने से चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है तो अपने गुस्से को कम करने पर काम करना शुरू करें। अगर आपकी जॉब लगातार चिंता का कारण बनी हुई है तो इसे ठीक करने का अंदाजा लगाकर कुछ समय के लिए छुट्टी ले सकते हैं या जॉब को बदल सकते हैं। जो भी तनाव हो उसे लिखें जरूर, क्योंकि चीजों को लिखने से अपने आप ही तनाव दूर होने लगता है। यह आपको अपने थॉट्स को इकट्ठा करने, प्रॉब्लम्स को सुलझाने और अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने में मदद करता है। इस तरह यह डायरी एक थेरेपिस्ट की तरह काम करती है। आपको जो पसंद है और जो आपकी सिचुएशन में काम करता है उसके अकॉर्डिंग जर्नलिंग या एक डायरी का इस्तेमाल करें। अगर आप खराब मूड से जूझ रहे हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल करना चाहिए। बस रोजाना उसमें 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। यह छोटे से छोटी चीज भी हो सकती है, जैसे आपकी सुबह की कॉफी का अच्छा टेस्ट, आज सड़क पर चलते हुए दोस्त से मिलने पर खुशी या नई जीन्स को पहनने से अच्छा महसूस होना। यह तरीका बारीकी से आपका ध्यान आपके रिसोर्सेज और पॉसिबिलिटीज पर शिफ्ट कर देगा और आपके एक्सपीरियंसेस को नया रूप देगा। अगर आप किसी दर्दनाक लाइफ इंसिडेंट या बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो सिर्फ इमोशनली अच्छा फील करने के लिए जर्नल लिखें।
अपनी सभी फीलिंग्स को डायरी के कागज पर लिख दें और यह भी लिखें कि उसकी जगह आप कैसा फील करना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद आप नेचुरली सेल्फ अवेयरनेस फील करेंगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ साइंस देख पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है तो बुलेट जर्नलिंग को आजमाएं। इसमें आप डेली गोल्स, प्रायोरिटीज और अच्छी यादों पर नजर रखने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। चीजों को शॉर्ट रखने से आपको ऑर्गेनाइज रहने और लाइफ में खुशी को जोड़ने में अच्छी मदद मिलेगी। कुछ लोग बुलेट जर्नलिंग को आर्ट के साथ करना पसंद करते हैं। खुद को एक्सप्रेस करने और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस तरह के कलर और इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस तरीके से अच्छा महसूस नहीं करते तो इसे छोड़ दें। हर जर्नलिंग को कुछ पॉजिटिव और रियलिटी के साथ पूरा करने की कोशिश करें। जैसे अंत में एक पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखें, कुछ पॉजिटिव एक्शन लिखें या उसमें आगे बढ़ने वाली कुछ पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस का रास्ता लिखें। अगर आप खुद को पास्ट की दुखी यादों में लौटते हुए पाते हैं तो अवेयरनेस के साथ अपना पास्ट डिजाइन करें। इसके लिए पास्ट की अच्छी यादों और लर्निंग्स को लिख लें और उन चीजों को भी नोट कर लें जिन्हें पास्ट में नहीं बदल पाने के कारण दुखी थे लेकिन अब बदल सकते हैं। फिर उन इंसिडेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और ऐसे थीम, पैटर्न की तलाश करें जो उन सभी को एक साथ जोड़ता है। देखें कि आज का पल कैसे पास्ट से जुड़ता है। फिर अपने आप से पूछें कि आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पास्ट में की गई गलतियों पर शिकायत कर रहे हैं तो इस तरह से एक कहानी बना सकते हैं। आप बेवकूफ नहीं थे जिसने कुछ गलत किया, बल्कि आप युवा थे और सीख रहे थे और अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में आप लगातार बेहतर हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि उस समय की गई गलती ने आज आपको ज्यादा मैच्योर बना दिया है। चैप्टर 7, अपने समय और इनपुट्स को मैनेज करें। हमारी चिंता का सबसे बड़ा सोर्स खराब समय प्रबंधन है। आप उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो दुखी करती हैं और उन चीजों को पर्याप्त समय देने को टाला करते हैं जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है। आप एंजॉयमेंट और आराम के लिए शायद ही कभी समय निकाल पाते हैं, इसलिए अपने तनाव लेवल को कम करने के लिए सक्रिय रूप से ऐसा करना चाहिए। इसके लिए आप डेली रूटीन बना सकते हैं और अपने कामों को प्राथमिकता के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करने से आप खुशी के साथ बिना किसी तनाव के आगे बढ़ेंगे। एलन के इनपुट प्रोसेसिंग तरीके को अपनाएं। इसमें सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि कॉल, ईमेल जैसी सबसे छोटी एक्साइटेड चीजों पर भी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फिर आपको अपने वर्तमान प्रतिक्रिया के बेस पर प्रतिक्रिया देने के बेहतर तरीके की प्लानिंग बनानी है। एक दूसरा उपयोगी तरीका लक्ष्यों का इस्तेमाल करना है। आपके गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। अपने लक्ष्यों को बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ नोट करें ताकि आप जान सकें कि सच में क्या करना है। फिर यह मेजर के लिए कोई स्टैंडर्ड या पैमाना बनाएं जिससे आपको पता चलेगा कि आपने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। तय करें कि आप लक्ष्य हासिल करने लायक हो। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ सपने में देखा जा सके, हकीकत में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही न हो। देखें कि यह लक्ष्य आपके जीवन की वैल्यूज से कैसे जुड़ा है और इसे हासिल करने से आपकी लाइफ में कौन सा पर्पस पूरा होगा। अंत में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें ताकि आप इसे तय समय में पूरा कर सकें। कुल मिलाकर स्टॉप ओवरथिंकिंग उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अपने दैनिक जीवन में अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति विकसित करना चाहते हैं। धन्यवाद।